हेलो मेरे आरंभ बैच के प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल। एंड हम लोगों ने अभी चैप्टर नंबर 2 यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। टेलीग्राम चैनल पर उसका डीपीपी प्रोवाइड करा दिया जा चुका है एंड आई होप आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के डीपीपी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। मेरा मानना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है एंड उसको कंप्लीट करने में हमें काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अब आने वाले चैप्टर्स भी आप मान के चलो बड़े बड़े ही हैं। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि क्लास 11th के चैप्टर्स कंपैरेटिवली 12th के हिसाब से बड़े होते हैं। मतलब 11th में क्योंकि आपका फाउंडेशन बनना होता है, आपका बेस बनना होता है, आपको अपनी जेई और नीट की तैयारी का आरंभ करना होता है, तो गाइस समय तो लगेगा। सो डोंट गो फॉर सच वन शॉट ट्रिक्स जो लोग बोलते हैं वन शॉट में पढ़ा दूंगा ना मेरा बच्चा, हमें डिटेल में पढ़ना है। हाँ, अगर आप एक ऑलरेडी ड्रॉपर हो या अगर आप ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके हो, देन आप लोग रिवीजन के तौर पर मेरा प्रीवियस ईयर वाला वीडियो रेफर कर सकते हो। तो चलो गाइस, आज से स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस, हेडिंग डालेंगे हम लोग पीरियोडिक 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 क्लासिफिकेशन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आई मीन एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं ये एलिमेंट क्या है। भाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो जानते हैं, बट जिनको नहीं पता, क्योंकि 9th में और 10th में हम एक कहावत पढ़ के आते हैं कि आगे पार्ट पीछे सा पार्ट, तो हो सकता है कि हम भूल गए हों, लेकिन मैं आपको बता दूं एलिमेंट्स का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, नॉट ओनली वन एटम, वन टाइप ऑफ एटम, यानी सिर्फ एक प्रकार के एटम से मिलकर जो बनते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। गाइस, आप सभी लोग जानते हैं ये एलिमेंट्स ही आपकी केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। आपके पास में ये पहले एलिमेंट होते हैं, फिर ये एलिमेंट जुड़ जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं और आज आपके पास में बहुत सारे कंपाउंड्स अवेलेबल। तो पूरी केमिस्ट्री का आधार एलिमेंट्स ही हैं। अब इस चैप्टर का नाम देखो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब व्हाई देयर इज अ नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। तो देखो, हिस्ट्री बहुत पुरानी है मेरे प्यारे बच्चों। जब 1800 साल के आसपास की बात थी, यानी जब सन ईयर 1800 चल रहा था, तब लोगों को सिर्फ 31 एलिमेंट्स ही पता थे। देयर वर ओनली 31 एलिमेंट्स नोन टू देम। बहुत कम एलिमेंट्स थे, तो उनके लिए इन एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टी पढ़ना, इनके नाम याद रखना, इनके मास याद रखना, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, केमिकल रिएक्टिविटी विथ हेलोजन, केमिकल रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन याद रखना आसान होता था। इनका डेंसिटी, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट याद करना आसान होता था, क्योंकि लगभग 30-31 एलिमेंट थे, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन टाइम बीतते बीतते जब 1865 के आसपास हम लोग पहुँचे, एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ और 63 एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर किए जा चुके थे और उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलने लगी थी। एंड गाइस, आज अगर आप लोग 2021 की बात करो तो 2021 में 118 एलिमेंट्स पूरी तरीके से नोन है। इनफैक्ट अगर आप गूगल करोगे तो गूगल पे तो 119, 120, 125 तक की बात लोग कर रहे हैं। तो गाइस, क्या हुआ विथ टाइम बीइंग, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पता चलते लगा। इनफैक्ट 118 एलिमेंट्स में से बहुत सारे एलिमेंट्स तो नेचुरल थे, यानी जो नेचर में नेचुरली मिलते हैं बिना किसी परेशानी के, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल भी थे, मतलब मैन मेड थे। तो लोगों को ये समझ में आने लगा कि भाई साहब,
जो नेचुरली मिलते हैं वो तो लिमिटेड है, जो नेचुरली मिलते हैं वो लिमिटेड है, नियर अराउंड 92 एलिमेंट्स नेचुरल है। उसके बाद के 26 एलिमेंट्स सब मैन मेड है। तो लोगों को समझ में आने लगा कि जब इंसान एलिमेंट को आर्टिफिशियली बना सकता है तो वो 118 पे भी शायद ही रुके। तो गाइस, इन एलिमेंट्स को याद रखने के लिए, इन एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए इनका क्लासिफिकेशन हमारे लिए ज़रूरी होने लगा। इमेजिन करो, आपको मैंने बोला कि भैया लॉकडाउन लगने वाला था, जल्दी से जाके शॉपिंग कराओ, 3-4 महीने का राशन यानी किराना यानी कि ग्रॉसरी घर में भर लो। अब आप गए बबलू किराने वाले की दुकान पे। बबलू किराने वाला, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, मज़ा आता है मुझे इसमें। बबलू किराने वाले में जो बबलू सेठ है, बनियान पहना हुआ है, सेंडो बनियान, ये मोटी तोंद, ऐसा लग रहा है तरबूज निकल लिया हो, मोटी तोंद लेकर, सफ़ेद पजामा पहनकर, बनियान में अनिल कपूर जैसे पूरे शरीर पे उसके बाल हैं और पीछे एक चोटी लगा रखी है और बैठा हुआ है। यहाँ पर एक तराजू है, बैलेंस, एक बोरे में गेहूँ, चावल, दाल, शक्कर और दाल, राजमा, चावल, ऐसे सब उसने गेहूँ भर रखे हैं। बोरे, सैक, बस बैग्स इसने रख रखे हैं और ये मोटा तोन लगा के बैठा हुआ है। और एक छोटा सा बेचारा अंडर एज बच्चा इसकी दुकान में अंदर काम कर रहा है। ये आवाज़ होता है, छोटू जरा अंदर से साबुन ला। तो छोटू बोलता, हो साहब, रेंडमली साबुन ला के दे दी। अब तुम तो बड़े चोचले वाले बच्चे हो, तुम्हारे बड़े चाले हैं। तुम्हें तो कुरकुरे खाना है तो 20 वाला पैकेट खाना है, तुम्हें लेस खानी है तो क्रीम एंड अनियन या मसाला मैजिक खाना है, तुम्हें अगर बिस्किट खाने तो वो ओरियो या हाइड एंड सीक ही होने चाहिए, तुम्हें अगर नहाना है तो तुम वाइल्ड स्टोन के साबुन से ही नहाते हो, तुम्हें अगर डीओ अप्लाई करना है तो तुम्हें यार्डले का डीओ चाहिए, तुम्हें अगर मसाला खाना है तो MDH के मसाले चाहिए। तो आपके पास में हर आइटम का ब्रांड फिक्स है। तो जब आपके घर से आपकी मम्मी ने इन 118 किराने के आइटम की लिस्ट दी, साबुन, मैगी, फिर यिपी नूडल्स नहीं लाना है, चिंग्स की नूडल्स लाना है, ये विनेगर लाना है, चिली सॉस, सोया सॉस, सब तुमको सब चाहिए, मैदा, पोहे, सेव, बहुत सारी चीज़ें, और सबके ब्रांड फिक्स हैं। अब आप ये लिस्ट लेकर इस बबलू किराने वाले की दुकान पे गए। बबलू सेठ बोले तो थोड़ा किराना दे देना। तो बबलू सेठ ने बोला, अरे भैया तुम्हारी दुकान है, जाओ अंदर जाके ले लो। बबलू सेठ ने सोचा 118 आइटम में निकालने बैठूंगा तो मैं तो बुढ़ा हो जाऊंगा और मेरी इतनी बड़ी तोंद 2 इंच कम हो जाएगी, तो मैं तो नहीं हिलूंगा। बोले अंदर जाके निकाल लो सेठ। अब तुम गए, तुमने सबसे पहले लिस्ट में लिखा था कि मुझे MDH का चना मसाला और पाव भाजी मसाला चाहिए। अब आप अंदर गए तो पूरी दुकान में बक्से ही बक्से भरे हुए, बॉक्स ही बॉक्स भरे हुए, न जाने कौन से बॉक्स में मसाले होंगे। तब आपने एक बॉक्स खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, चौथा खोला, चौथे में मसाले दिखे, लेकिन ये क्या, ये मसाले तो खुले हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट पन्नी में MDH के तो है ही नहीं। फिर तुमने हटाए मसाले, हटाए मसाले, हटाए, एक MDH का डब्बा हाथ में है, लेकिन ये क्या, ये तो सांभर मसाला था। ओहो, फिर ढूंढा, अल्टीमेटली जाके आपको पाव भाजी मसाला मिला और चना मसाला मिला। फिर आपने देखा सेकेंड आइटम क्या है, अच्छा अगला है इंडिया गेट बासमती राइस। बबलू सेठ के पास में एक बोरे में चावल भरे, लेकिन वो तो ओपन चावल है, अपने को तो इंडिया गेट बासमती राइस चाहिए। फिर तुम उसे गोडाउन में अंदर घुसे और चावलों के बॉक्स से हटाए और फिर चावल खींच के निकाला। फिर तुम्हें बोला कि मैं अपने लिए भैया लॉकडाउन में काम करता हूँ, 100 पैकेट लेज़ और कुरकुरे खरीद लेता हूँ। अब लेज़ लेने गया तो पहली बात तो उसके पास में 100 लेज़ के पैकेट थे ही नहीं। बबलू सेठ की दुकान पे 10 या 15 पैकेट ही होते हैं, तो तुमको क्वांटिटी कम मिली, तो तुमने उसमें से निकाला, उसमें भी तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर तुम्हें मिला ही नहीं। टमेटो टैंगी कौन खरीदेगा गंदा, छी, इसे तो कुरकुरे थोड़े बहुत ले लो, ले लिए। ऐसे करते करते आप इमेजिन करो आपको कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी 118 आइटम निकालने में। उसके बाद ये बबलू सेठ आपके लिए जब पैसे जोड़ना चालू करेगा तो ये कैसे जोड़ेगा, लिस्ट में लिखेगा 1 लाख, फिर MRP पड़ेगा 40 रुपये लिखेगा,
फिर इसका मटेरियल, फिर इसका भाव, ऐसे करके वो 118 आइटम के पहले भाव लिखेगा। फिर कैलकुलेटर उठाएगा, टिक टिक 40, टिक टिक 100, टिक टिक 80, टिक टिक 150, टिक टिक 1000, टिक टिक करके 118 आइटम जोड़ेगा। फिर उसको चेक करेगा, बड़ा 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 बड़ा, फिर लिस्ट बनाएगा। फिर तुमको उसको पैसे भी कैश देने पड़ेंगे। ये पेटीएम गूगल पे एक्सेप्ट नहीं करता, तो तुमको एटीएम से पैसे निकालने आना पड़ेगा। मतलब कि लॉकडाउन लग जाएगा, तब तक तुम उसकी दुकान से घर नहीं आ सकते। Isn't it very messy? नॉट वो वाला मेसी अर्जेंटीना वाला, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर इसी की बजाय आप डी मार्ट चले जाओ, आप किसी कॉम्प्लेक्स में चले जाओ, बिग बाज़ार चले जाओ, एकदम दुकान में घुसे, एसी चल रहा है, लाइट चल रही है, सामान ही सामान पड़ा हुआ है, ट्रॉली ली, पहले सेक्शन पे गए, मसालों का सेक्शन, ऊपर लिखा हुआ है मसाले। मसालों में भी ऊपर बढ़िया तरीके से हल्दीराम के मसाले, MDH के मसाले, खुले मसाले, डी मार्ट के स्पेशल मसाले, सब बढ़िया अरेंज्ड है। मसालों में भी एक बॉक्स में इतने में चना मसाला, इतने में पाव भाजी, इतने में सांभर, हर चीज़ वेल तरीके से क्लासीफाइड। आपने पाव भाजी का डाला मसाला, सांभर मसाला डाला, ये डाला, आगे चले ड्रर। अब आप पहुंच गए चावल वाले सेक्शन पे, ये लाइन से चावल, ब्राउन राइस, इंडिया गेट बासमती राइस, ये वाला राइस, वो वाला राइस, फलाना ढिकाना राइस। आपने अपना राइस उठाला, ड्रर, आगे बढ़े। चाय की दुकान पे, चाय के सेक्शन पे पहुंचे, चाय के सेक्शन पे गुड ड्रिंक भी मिल रही है, अग्नि टी, सब बढ़िया तरीके से क्लासीफाइड, उठाया, आगे बढ़े। अच्छा, जब आप बिलिंग कराने गए तो बिलिंग में भी वो क्या है, बार कोड स्कैनर, माल उठाया, टिक फेंका, माल उठाया, टिक फेंका, टिक 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 टिक, एंटर दबाया, खर 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 बिल आ गया। कार्ड निकाला स्टाइल से, उसने कार्ड में पैसे डाले, तुमने पिन डाला, पेमेंट खत्म, गाड़ी में माल रखा, घर। तो अब आप खुद सोचो, क्या बबलू किराने वाले क्या जाना प्रेफर करोगे कि डी मार्ट? ऑब्वियसली डी मार्ट जैसी जगह पे जहाँ पर हमारा टाइम सेफ हो, हमें सब कुछ वेल क्लासीफाइड तरीके से मिल जाए। तो जब तुम लोग अपनी डेली लाइफ में सब कुछ क्लासीफाइड चाहते हो, तो पीरियोडिक एलिमेंट्स में क्यों नहीं? क्योंकि आज की तारीख में एलिमेंट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। हमारे पास में कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें हमें चीज़ों को वेल क्लासीफाइड फॉर्म में मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दैट एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, as the number of elements increases and there should be a regular and classified way of arranging these elements, we need some ways to periodically classify them। ठीक है, क्या ये चीज़ समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोगों को इस चैप्टर का बेसिक समझ में आ चुका है, इंट्रोडक्शन समझ में आ चुका है कि हम बेसिकली इस चैप्टर में क्या करेंगे। हम इस चैप्टर में हमारे पास मौजूद 118 एलिमेंट को, उनकी प्रॉपर्टी, उनके नेचर, उनके रिएक्ट करने का तरीका, उनके सब प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के उन्हें हम पीरियोडिकली क्लासीफाई करेंगे और इसी के अंदर हम लोग पीरियोडिक टेबल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स देखेंगे। हम लोग इसके अंदर नो डाउट सबसे पहले कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एंड हेडिंग डालेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ की, जहां से ये सब शुरू हुआ, दैट इज डॉबर्नियर ट्रायड लॉ। डॉबर्नियर ट्रायड लॉ। अब देखो, डॉबर्नियर ट्रायड लॉ मेरे प्यारे बच्चों लगभग 1817 के आसपास की ये बात है। एज ही वॉज अ प्रोफेसर, एज ही वॉज अ साइंटिस्ट, इनके समय में, जैसा मैंने आपसे कहा, कुछ 31-33
31 to 33 एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि यार अगर इतने सारे एलिमेंट्स को मैं याद रखने जाऊं तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है, तो क्यों ना मैं कोई ऐसा तरीका खोज निकालूं जिसमें मैं एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर लूं, जिससे कि बस मुझे एक चीज़ याद रखनी पड़े, बाकी सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाए। सो व्हाट ही डिड, on the basis of reactivity with hydrogen and oxygen, he arranged the elements in the increasing order of their atomic mass in a set of 3, and found that the mass of the middle element is the average of mass of first and third element, and he called them triads. क्या बोला मैंने? डॉबरनियर ने पहले तो एलिमेंट्स को देखा कि उन एलिमेंट्स की हाइड्रोजन और लिथियम के साथ में कैसी रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ हमेशा Li2O बनाता हुआ दिखा, सोडियम हमेशा Na2O बनाता हुआ दिखा, एंड पोटेशियम हमेशा K2O बनाता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि क्लोरीन हमेशा हाइड्रोजन के साथ में HCl बना रहा है, ब्रोमीन के साथ में HBr बना रहा है, और आयोडीन के साथ में Hi बना रहा है। उन्होंने देखा कि कैल्शियम हमेशा ऑक्सीजन के साथ में CaO बना रहा है, स्ट्रॉन्शियम हमेशा ये बना रहा है, एंड बेरियम हमेशा ये बना रहा है। तो उन्होंने देखा कि हो ना हो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम की प्रॉपर्टी एक जैसी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की प्रॉपर्टी एक जैसी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी है। तो अब उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा गेम खेला कि इनको ऑब्जर्व करके इस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करके उन्होंने सेट बनाया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उन्होंने सेट बनाया कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। उन्होंने सेट बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनफैक्ट जब उन्होंने इनके मासेस को रखा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, मतलब सबसे कम मास लिथियम का था इसलिए सबसे पहले उसको रखा, लिथियम का मास 7 रखा। सबसे ज़्यादा मास पोटेशियम का था तो उसको सबसे नीचे रखा। तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात नोट करी कि जब मैं फर्स्ट का और थर्ड एलिमेंट का जो मास है, अगर मैं इस मास का एवरेज ले लूँ, यानी मैं जब इसको 46 को 2 से डिवाइड करूँ तो आई विल बी गेटिंग 23, विच इज़ एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रॉक्सीमेटली द मास ऑफ सोडियम। तो इसे उन्होंने कह दिया ये मेरा एक ट्रायड हो गया, ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? क्या ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा। कैल्शियम का मास 40, बेरियम का मास अप्रॉक्सीमेटली 137। तो जब इन्होंने इसका एवरेज निकाला 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2, 7 7 1 बाई 2, तो जगह 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 88.5। स्ट्रॉन्शियम का मास आता है 88 है। तो देखो अगेन द मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज एग्जैक्टली और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। आप सब जानते हैं क्लोरीन का मास इज 35.5, आयोडीन का मास इज अप्रॉक्सीमेटली 127। इन दोनों का सम करो, 35.5 + 127
5, 7 और 5 12, पंडित जी को मारा, 3 4 5 6, 162 डिवाइडेड बाई 2, 81.25। बोरॉन का मास 81 के आसपास ब्रोमियम का मास होता है। तो देखो इन्होंने इस तरीके से ट्रायड्स बना लिए एंड दिस इज कॉल्ड एज डॉबरनियर का ट्रायड लॉ। दिस इज कॉल्ड एज डॉबरनियर ट्रायड लॉ और ये है आपके डॉबरनियर के 3 ट्रायड्स। इसको जरा नोट कर लो। ठीक है, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी? अच्छा भाई, आज की तारीख में इसे फॉलो क्यों नहीं किया जाता? वाई दिस लॉ इज नॉट फॉलोएबल इन टूडेज वर्ल्ड? आप खुद देखो, कैल्शियम के ऊपर मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के ऊपर बेरिलियम आता है, वो इस लॉ में फॉलो नहीं हो रहे हैं। क्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन आता है, अगर आप फ्लोरीन लिख दो तो फ्लोरीन और ब्रोमीन का मास क्लोरीन के एवरेज के बराबर है ही नहीं। मतलब ये कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स पर अप्लाई हो रहा था, ये कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स पर ही अप्लाई हो रहा है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एवरी एलिमेंट। ये हर किसी एलिमेंट पर अप्लाई नहीं हो रहा है। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? तो ये हो गया इसका एक पहला ड्रॉबैक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया डॉबरनियर आज हम यूज़ क्यों नहीं करते, डॉबरनियर का हम लोग ट्रायड यूज़ क्यों नहीं करते हैं आज की डेट में, तो हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ये सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अच्छा एक बात स्टार बनाकर लिख लो। ऐसा नहीं है कि डॉबरनियर अकेले थे, डॉबरनियर के बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम बड़ा अजीब है, ये AB डिविलियर के भाई हैं, AE डे कैनकॉर्टॉइस, कुछ इनका ये नाम है, कैनकॉर्टॉइस, कुछ यही नाम है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। शायद स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है, आपको कुछ याद करने की जरूरत है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि इन्होंने भी एक क्लासिफिकेशन करा था, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, डॉबरनियर जितना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं था, इसीलिए हम इन्हें ज़्यादा वेटेज नहीं देते। इसलिए बस नाम याद रखने की ज़रूरत है कि डॉबरनियर के बाद आए थे कैनकॉर्टॉइस, AE डे कैनकॉर्टॉइस, जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की थी। फ्यूचर में जब हम आगे बढ़े तो आफ्टर डॉबरनियर लगभग 1865 के आसपास की बात होगी। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्राइज विनिंग क्लासिफिकेशन आया, जिसे बोला गया न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, बेटा इट वॉज समवेयर अराउंड 1865 जब न्यूलैंड ने यह लॉ प्रपोज करा। एक्चुअली न्यूलैंड एक बड़ा ही शायराना और कुछ अपने फरहान अख्तर टाइप का आदमी था, मल्टीपर्पज़, पढ़ाता भी था, केमिस्ट भी था और म्यूजिशियन भी था। तो वन फाइन डे इनकी गर्लफ्रेंड ने इन्हें लात मार के भगा दिया और ये काफ़ी ज़्यादा कबीर सिंह बन गए और घर बैठ के बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए गाना गाने लगे और अपने पियानो पे बजाने लगे। पियानो पे बजाते बजाते एक दिन उनको अचानक से याद आया कि वो तेरी कल सुबह तो मेरे को कॉलेज में पढ़ाना है यार, उत्तरी ये तो गड़बड़ हो गई यार, गड़बड़ हो गई। तो न्यूलैंड को याद आया कि सुबह अपने को कॉलेज में पढ़ाना है। अब अगर कॉलेज में पढ़ाना है तो मुझे तो एलिमेंट्स याद होने चाहिए और मैं तो बेख्याली में तेरा इतना डूब गया हूँ कि मेरे को तो एलिमेंट्स याद ही नहीं है। और अगर देख के पढ़ाया तो लोग बोलेंगे कि मृत्युंजय सर की तरह पढ़ाओ, बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे तो लिखा हुआ पहले से रहता है, बिना कुछ लिखे पढ़ाओ। तो इनको प्रॉब्लम हुई, तो इन्होंने बोला एक काम करता हूँ, कुछ ढूंढता हूँ। तो इन्होंने एक बात तो इनको पता थी कि कुछ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रिसेंबल करते हैं, जैसा अभी आप लोगों को बताया। तो इन्होंने पहला पॉइंट क्या कंसीडर करा, इन्होंने पहला पॉइंट कंसीडर करा दैट एलिमेंट्स resembles with other elements on the basis of their reactivity
on the basis of their reactivity with oxygen, हाइड्रोजन. इनफैक्ट आज 1865 तक हेलोजन्स भी आ गए थे मार्केट में. तो इनको ये बात तो पता थी, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक जैसे होते हैं, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम एक जैसे होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक जैसे होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक जैसे होते हैं. इनको इतनी बात समझ में आ गई थी. तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पर म्यूजिकल नोट्स लिखे. सबसे पहले लिखा सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी. और इन्होंने देखा कि जैसे ही मैंने नी लिखा, नी के बाद वापस सा आ गया. यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद जो 8वां राग होगा वो वापस से पहले राग की तरह ही होगा सा. यानी अगर आपने फर्स्ट राग सा लिया है तो अगला राग रे, गा, मा, पा, धा, नी. ये 7वें राग के बाद वापस से 8वां राग आपका सा आता है. तो इन्होंने बोला दैट इन म्यूजिक एवरी एट्थ राग इज एग्जैक्टली सिमिलर टू फर्स्ट राग. हर पहला राग 8वें राग की तरह ही होता है. अब इन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को म्यूजिकल नोट्स में रखना स्टार्ट करा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. तो इन्होंने क्या करा, ही प्लेस्ड elements in the increasing order of their atomic mass in the musical notes. तो इन्होंने क्या देखा, देखो सबसे पहले इन्होंने रखा हाइड्रोजन. अच्छा, 1865 तक नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी. पहली नोबल गैस हीलियम और नियॉन 1890 के आसपास डिस्कवर हुई थी. तो इनको नोबल गैसेस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था. ये भी एक ड्रॉबैक है. डॉबरनियर और न्यूलैंड का आज फॉलो ना होने का कारण क्या है, नोबल गैसेस के बारे में ना पता होना. हाइड्रोजन के बाद में इन्होंने रख दिया क्या, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बाद इन्होंने अगला एलिमेंट रखा फ्लोरीन. फ्लोरीन के बाद इन्होंने अगला एलिमेंट रखा सोडियम. अगला एलिमेंट रखा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. इन्होंने इस प्रकार एलिमेंट्स को रखते गए और कैल्शियम तक इन्होंने रख के काम खत्म करा, क्योंकि इनको लेक्चर पढ़ाना था. इन्होंने बोला एक काम करता हूँ, 20 एलिमेंट तक काम कर लेता हूँ. पहले 20 एलिमेंट इन्होंने लिख लिए. वैसे 20 तो नहीं बोलेंगे, 18 बोलेंगे, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो अब इन्होंने ऑब्जर्व करा दैट हाइड्रोजन के बाद में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. 7वें के बाद जैसे ही मैंने 8वें एलिमेंट पर फोकस मारा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम है. कैसे, हाइड्रोजन H2 नाम की गैस है, तो फ्लोरीन F2 नाम की गैस है. हाइड्रोजन भी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है. हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है. इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने वैलेंस शेल को भरने के लिए. इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना वैलेंस शेल भरने के लिए. फिर अगर तुम फ्लोरीन को 1 मानो तो 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद वापस से जो तुमको 8th एलिमेंट मिला वो फर्स्ट जैसा है. यानी एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट, एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट. नॉट हियर ऑल्सो. लिथियम के बाद में ये 1 2 3 4 5 6 7 8, हर 8वां एलिमेंट पहले जैसा. 1 2 3 4 5 6 7 8, हर 8वां एलिमेंट पहले जैसा. तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ. तो इसे उन्होंने क्या बोला, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ ने बोला दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the increasing order of their atomic mass, then the properties लिख लो, then the properties of every, ध्यान से देखना, 8th एलिमेंट
then the properties of every eighth element is similar to the first element like in musical notes, and it is called as octave law. इसे ऑक्टेव लॉ बोला गया. वैसे तो आपको इतना पढ़ाने के बाद बोल जाता है कि इसको फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, इस लॉ के लॉन्च होने के 22 साल बाद 1887 के आसपास रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट, जो कि इंग्लैंड वगैरह में थी, उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया और बोला कि नहीं, पहले 20 एलिमेंट पर भी अप्लाई होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि न्यूलैंड के पहले ए बी ई डे, कैनकॉर्टॉइस और आपके डॉबर्नियर ने कभी इतना बड़ा क्लासिफिकेशन नहीं दिया था. तो पहले 20 एलिमेंट पर भी अप्लाई होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. इसीलिए इन्हें एक मेडल प्रोवाइड किया गया, एक इनको प्राइज प्रोवाइड किया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन केमिस्ट्री. तो न्यूलैंड वाज अ सक्सेस, न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ वाज अ सक्सेस. लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? व्हाट वर द ड्रॉबैक्स? भाई ज़्यादा ड्रॉबैक लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई पूछता नहीं है. सड़ेला स्कूल होगा तो पूछेगा, कई बार नहीं आता, सब बच्चों को पूछा जा चुका है ये 10th में, इसके आगे नहीं आता. लेकिन फिर भी भाई इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम. क्योंकि कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है, तो स्कैंडियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी नहीं होती, टाइटेनियम की प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी नहीं होती, वेनेडियम की प्रॉपर्टी फॉस्फोरस जैसी नहीं होती, क्रोमियम की प्रॉपर्टी सल्फर जैसी नहीं होती, है ना, मैग्नीज की प्रॉपर्टी क्लोरीन जैसी नहीं होती. तो मतलब अब आप इसे नहीं रख सकते फॉर ओनली अप टू कैल्शियम. सेकेंड, नो प्लेस फॉर नोबल गैस के लिए इसके अंदर कोई प्लेस नहीं थी. तो ये दो मेजर ड्रॉबैक्स थे, और इसी वजह से न्यूलैंड का भी ऑक्टेव लॉ 1865 के बाद वाइडली एक्सेप्ट नहीं हुआ. अब गाइस आप लोगों को ये मैंने पढ़ाया इंट्रोडक्शन. नाउ इन द अगले लेक्चर हम लोग मेंडलीव की बात करेंगे, जहां से बेंचमार्क सेट हो गया आज की मॉडर्न केमिस्ट्री का. आज जो आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एक्चुअली मेंडलीव की देन है. मेंडलीव नहीं होते तो शायद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इतना इजीली डिज़ाइन नहीं हो पाता. तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारे मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, हमारे मेंडलीव अंकल का पीरियोडिक टेबल. और एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था लोथार मेयर. बेटा लोथार मेयर का जो टेबल था वो ग्राफिकल फॉर्म में था, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड था. इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कंट्रीब्यूशन नल एंड वॉइड हो जाए, नहीं. मेंडलीव के इक्वली इंपॉर्टेंट था लोथार मेयर का कंट्रीब्यूशन. लेकिन हम लोगों ने मेंडलीव के टेबल को उठाया, क्योंकि टेबल को पढ़ना आसान होता है बजाय ग्राफ के. आप भी देखो, आप ग्राफ के क्वेश्चन से दूर भागते हो, लेकिन टेबल फिर भी पढ़ लेते हो. टेबल इजीली क्लासीफाई हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के वर्क का इस्तेमाल करा, लोथार मेयर का नहीं. ठीक है, कोई दिक्कत? तो गाइज अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लोथार मेयर की और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की. और इस चैप्टर को हम बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. इस चैप्टर में टाइम वेस्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर की लिंक थ्रू आउट 11th एंड थ्रू आउट 12th आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में मिलेगी. तो ये चैप्टर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता जाएगा. तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.